नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9 दिन शुक्रवार और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूज़िक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। गोवा का डिसेबिलिटी पैनल चाहता है ग्राम सभा की बैठक में विकलांग लोगों के लिए सुलभ पहुंच। सड़क दुर्घटना में 100% विकलांग हुई स्कूली छात्रा को 1,12,00,000 का मुआवजा देने का आदेश। चेन्नई में पिटाई से विकलांग की मौत। सुनेंगे एनएफबी जॉब अलर्ट। सक्षम ने सहायक प्रौद्योगिकी प्रशिक्षक के पद के लिए आवेदन किए हैं निमंत्रित। समाज कल्याण मंत्री हेखम डिंगो ने किया परिवर्तन केंद्र का उद्घाटन। मानसिक विकारों पर अधिक खर्च ने 20% भारतीय परिवारों को गरीबी में धकेला, आईसीएमआर का अध्ययन। गोवा में अधिकांश एटीएम, बस स्टैंड राज्य सरकार की वेबसाइटें विकलांगों के लिए नहीं है अनुकूल। छापा मारने गए दिव्यांग एसडीएम को दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने पीटा, जांच की शुरुआत। रवीना टंडन ने दिव्यांग बच्चों के साथ गुजारा समय, बोली थैंक्स फॉर अनफिल्टर्ड लव। लेंगे कोरोना पर लेटेस्ट अपडेट्स। न्यूज़ हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune,
Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, आज की पहली खबर आ रही है गोवा से। डिसेबिलिटी राइट्स एसोसिएशन ऑफ गोवा ड्रैग ने ग्राम सभा बैठकों में विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच की मांग की है ताकि वे बैठक में भाग ले सके और अपने मुद्दों को उठा सके। पंचायत के निदेशक और सचिव को लिखे पत्र में ड्रैग के अध्यक्ष एबेलिनो डी सा ने कहा है कि विकलांग व्यक्तियों को ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने और उनके मुद्दों को उठाने का अधिकार है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर और गैर भेदभाव को अनिवार्य करता है। हम आपसे सभी पंचायतों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध करते हैं कि ग्राम सभा की बैठक भूतल पर आयोजित की जाए, दस्तावेज सुलभ प्रारूप में प्रदान किए जाए और एक सांकेतिक भाषा दुभाषिया बैठक के लिए मौजूद हो, जैसा कि व्यक्तियों के अधिकारों की धारा 40 से 45 के तहत अनिवार्य किया गया है। हम गैर अनुपालन के लिए अधिनियम की धारा 79 के तहत कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। हम आपसे ये भी अनुरोध करते हैं कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ग्राम विकास और सामाजिक न्याय समितियों में विकलांग व्यक्तियों को नामित करने के लिए पंचायतों को निर्देश दे, क्योंकि ये हमारे संज्ञान में लाया गया है कि गाँव में अभी तक सार्वजनिक भवन विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ नहीं है। विकलांग व्यक्तियों के साथ भले ही विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के 28 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी पहुंच एक मुद्दा बनी हुई है। एनजीओ ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2018 को लागू करने की मांग करते हुए सचिव स्वास्थ्य को भी पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि ये चौंकाने वाला है कि 5 साल बीत जाने के बाद भी नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया है। ड्रैग ने सचिव शिक्षा को भी लिखा है कि विकलांग बच्चों के लिए नियमित स्कूलों में पहुंच की मांग की जाए। 1510 स्कूलों में से केवल 917 स्कूलों में सुलभ प्रवेश द्वार उपलब्ध है, जिनमें से केवल 167 स्कूलों में विकलांग बच्चों के लिए सुलभ शौचालय मौजूद है, जैसा कि विभाग द्वारा साझा किए आंकड़े बताते हैं। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के कार्यान्वयन के मद्देनजर अगले शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले सभी स्कूलों में पहुंच की मांग करते हैं, जो समावेशी शिक्षा को अनिवार्य करेगा। दोस्तों, ये खबर है दिल्ली हाई कोर्ट से। यहाँ पर स्कूली छात्रा ज्योति सिंह के दावे पर ट्रिब्यूनल के फैसले में बदलाव करते हुए अलग अलग मदों में कुल 65,09,000 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए कोर्ट ने 1,12,00,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मोटर दुर्घटना से जुड़े इस दावे में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए सड़क दुर्घटना में 100% विकलांग हुई छात्रा को 1,12,00,000 का मुआवजा देना निश्चित किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में स्कूली छात्रा की ओर से दायर अपील पर सुनवाई चल रही थी, जो कि सड़क दुर्घटना में उसे लगी चोटों के मुआवजे के रूप में मोटर दुर्घटना का दावा न्यायाधिकरण द्वारा 47 लाख का मुआवजा तय करने के खिलाफ दायर की गई थी। अपीलकर्ता ज्योति सिंह की ओर से दायर अपील में कहा गया है कि वर्ष 2017 में स्कूल से अपने घर जाते दौरान मोटर वाहन द्वारा उसके साथ दुर्घटना कारित की गई। इस दुर्घटना के चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिससे वो स्थायी रूप से विकलांग हो गई। याचिकाकर्ता छात्रा के अनुसार अब जीवन भर वो व्हील चेयर पर अपना जीवन व्यतीत करेगी। अपील में कहा गया है कि वो कहीं भी आने जाने से लेकर वॉशरूम जाने जैसी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी परिचारक की सहायता के बिना अपने दम पर चलने में असमर्थ हो चुकी है, क्योंकि रीढ़ और दोनों निचले अंगों से वो 100% अक्षमता से पीड़ित हो चुकी है। हाईकोर्ट ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए ट्रिब्यूनल के आदेश में बदलाव करते हुए इसमें अवार्ड जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके अन्य मदों में बढ़ोतरी की, जिसमें परिचारक को दी जाने वाली मदद भी शामिल की गई। साथ ही साथ फिजियोथेरेपी के सेशंस और विवाह की होने वाली हानि के लिए भी, उसी के साथ जीवन आनंद के नुकसान और पीड़ा के लिए भी 15 लाख का अवार्ड तय किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट स्कूली छात्रा ज्योति सिंह के दावे पर ट्रिब्यूनल के फैसले में बदलाव किया गया। दोस्तों,
दोस्तों, चेन्नई में एक अज्ञात मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति, जिसकी उम्र कुछ 30 साल रही होगी, राहगीरों पर पथराव करने के बाद वरसलवक्कम के पास स्थानीय निवासियों द्वारा पीट पीट कर मार डाला गया। दोस्तों, यह हमला 13 अप्रैल को हुआ था। शनिवार को अस्पताल में घायल इस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया और अब पुलिस ने मामले को हत्या में बदल दिया है और 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। करमबक्कम गांव के प्रशासनिक अधिकारी के थंगा पांडियन द्वारा वलसरवक्कम पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार घटना पिछले गुरुवार रात करीब 8 बजे हुई। स्थानीय निवासियों ने कहा कि वो व्यक्ति बेघर था और पथराव करता था। कुछ लोगों ने उसे खदेड़ा तो कई लोगों ने उसे चेतावनी देकर भी छोड़ दिया। गुरुवार को पद्मावती नगर में इस शख्स ने एक बाइक सवार महिला पर एक छोटा सा लट्ठा फेंक दिया था। इस बात से नाराज महिला ने गाड़ी रोक दी और उसके साथ मारपीट करने लगी। मौके से जाने से पहले उसने उससे लट्ठा छीन लिया और उसकी पिटाई की। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने भागने की कोशिश की और भाग गया, जब कुछ राहगीरों ने उसका पीछा करना शुरू किया और उस पर पत्थर फेंके, जिससे इस व्यक्ति को गंभीर रक्तस्राव की चोटें आई। वो भीड़ से बच निकला, लेकिन तभी भीड़ में से एक व्यक्ति ने क्रिकेट का एक बल्ला लिया और पीड़ित पर हमला किया, जिसमें उसे गंभीर चोटें लगी, जिसमें ज्यादातर चोटें सिर पर लगी थी। पुलिस ने कहा कि गणेशन और शिवराम कृष्णन ने उस पर पथराव किया। जब वो मदद के लिए चिल्लाने लगा तो एक दुकानदार ने पुलिस को इसकी सूचना दी। व्यक्ति को पुनमल्ली के एक सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां शनिवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने विरुंगबक्कम के शिवराम कृष्णन और पोरूर के गणेशन तथा जयमुथुवेल को हिरासत में ले लिया है। NFB जॉब अलर्ट। यूपीएससी ने विभिन्न मंत्रालय विभागों में 146 विभिन्न अधिकारियों के पदों की भर्ती में विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एक रिक्ति आरक्षित की है। इस रिक्ति के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट है 27 अप्रैल। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.upsconline.nic.in पर। याद रहे www.upsconline.nic.in पर। दोस्तों, अब खबर सक्षम से आ रही ओपनिंग के बारे में। सबसे पहले सुनते हैं सक्षम के बारे में। सक्षम एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता NGO है जो पुनर्वास, शिक्षा, प्रशिक्षण और सहायक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वकालत और सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करके दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण की दिशा में काम करता है। सक्षम नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध विभिन्न सहायक प्रौद्योगिकी समाधानों पर उपयोगकर्ता प्रशिक्षण आयोजित करता रहता है। व्यक्तिगत रूप से या माध्यम से प्राप्त अंतिम उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों को हल करने के लिए सक्षम के विभिन्न चैनल्स मौजूद हैं। आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण मॉड्यूल्स, ट्यूटोरियल इत्यादि बनाना या किसी भी संगठन द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य सक्षम में किया जाता है। आइए सुनते हैं सक्षम में आ रही जॉब ओपनिंग के बारे में। यहाँ पर सहायक प्रौद्योगिकी प्रशिक्षक के पद के लिए ओपनिंग दी गई है, जिसके लिए अनुभव और योग्यता के बारे में सुनते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विद्यालय से स्नातक होना जरूरी है। कंप्यूटर में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना जरूरी है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने का पहला अनुभव होना। संगठन में सक्षम के समान क्षेत्र में काम करना, ये एक अतिरिक्त लाभ माना जाएगा। आवेदक को दिल्ली में ही रहना चाहिए या स्थानांतरित करने के लिए तैयार होना चाहिए। इसके लिए वेतन होगा 20 से 25 हजार रुपए और इंटरव्यू के आधार पर इसे तय किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 30 अप्रैल 2023 तक info@saksham.org/arihant पर ईमेल द्वारा अपना बायोडेटा भेज सकते हैं। याद रहे info@saksham.org/arihant। दोस्तों, समाज कल्याण मंत्री हेखम डिंगो ने वेलफेयर एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मणिपुर में कैंपस में आयोजित एक अभियान के तहत एक परिवर्तन केंद्र का उद्घाटन किया। डिजिटल साक्षरता प्रयोगशाला के शुभारंभ के दौरान कुल मिलाकर 11 नेत्रहीन मेधावी व्यक्तियों को इसमें सम्मानित भी किया गया। ये केंद्र नेत्रहीनों को डिजिटल प्रशिक्षण देगा। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए एच डिंगो ने कहा कि NGO एनेबल इंडिया द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में अपने केंद्र खोलने की पहचान की गई है, ताकि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को आधुनिक तकनीक का उपयोग करके
उत्पादक रूप से जीने दिया जा सके। एच डिंगो ने कहा कि वो विकलांग लोगों को विशेष योग्यता वाले लोगों के रूप में बुलाना चाहेंगे, क्योंकि उनमें से कई ऐसे काम कर सकते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति भी नहीं कर सकता। समाज कल्याण मंत्री ने ये भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विशेषाधिकार या नुकसान के बावजूद कुछ ऐसा छोड़ना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों को लाभ हो सके। WABM के सचिव कोनसम सदानंद ने मुख्य भाषण देते हुए कहा कि डिजिटल साक्षरता प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य नेत्रहीनों को सशक्त बनाना और उन्हें सक्रिय नागरिकों और राष्ट्र निर्माताओं में बदलना है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन केंद्र नेत्रहीनों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेगा और समावेशी समाज लाने में योगदान देगा। आगे उन्होंने कहा कि आज जिन 11 दृष्टिबाधित लोगों को सम्मानित किया गया है, उनमें PhD धारक, बैंक के सहायक प्रबंधक और राष्ट्रीय नेत्रहीन खेल चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता शामिल है। WAM द्वारा इनेबल इंडिया बेंगलुरु के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक AS रॉबिन्सन, इनेबल इंडिया के संस्थापक शांति राघवन और स्पास्टिक सोसाइटी मणिपुर के सचिव लैश राम टोकेंद्र भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, अब सुनते हैं ICMR के एक अध्ययन के बारे में। यह है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का नवीनतम अध्ययन, जिसके अनुसार मानसिक विकारों पर ज्यादा खर्चा करने के कारण 20% भारतीय परिवारों को गरीबी में रहना पड़ रहा है। इन परिवारों में स्वास्थ्य देखभाल का बजट काफी बढ़ा हुआ है। ये निष्कर्ष 1.18 लाख परिवारों और 5.7 लाख व्यक्तियों के सर्वेक्षण पर आधारित है। इस अध्ययन में 6,669 व्यक्तियों को शामिल किया गया, जिन्होंने सर्वेक्षण के दौरान मानसिक बीमारी की सूचना दी थी। ये भारत में अपनी तरह का पहला अध्ययन है। पाया गया है कि स्वास्थ्य देखभाल पर घरेलू खर्च के 18% मासिक खर्च मानसिक बीमारियों पर हो रहा था। इन मानसिक स्थितियों को असामान्य विचारों, भावनाओं, व्यवहार और संबंधों के अलावा द्विध्रुवी मनोदशा, विकार, अवसाद, मनोभ्रंश और बौद्धिक हानि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देश के अन्य हिस्सों की तुलना में दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम ऐसे छोटे क्षेत्रों में लोग मानसिक विकारों पर सबसे अधिक खर्च कर रहे हैं।
तथा लिस्ट में बड़े राज्य महाराष्ट्र और तेलंगाना चार्ट में शीर्ष पर है। अध्ययन में कहा गया है कि भारत एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है, जिसमें सभी स्वास्थ्य संबंधी विकारों का छठा हिस्सा बीमारियां हैं। अवसाद, चिंता, बाइपोलर डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया के बढ़ते मामले चिंता का कारण बन रहे हैं। अध्ययन में कहा गया है कि कुल मिलाकर 20.7% परिवार गरीबी में चले गए हैं। आउट ऑफ पॉकेट खर्चा, विनाशकारी स्वास्थ्य खर्चा और स्वास्थ्य देखभाल के खर्चे के कारण गरीबी के प्रभाव को कम करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के शीघ्र निदान और प्रबंधन के लिए जमीनी स्तर पर विभिन्न उपायों में तेजी लाने की जरूरत है। दोस्तों, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर ले चलते हैं गोवा की तरफ। यहाँ पर एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ज्यादातर बस स्टैंड खराब निर्माण और संचार चैनलों की कमी से जूझ रहे हैं। विकलांगता से संबंधित मुद्दों के बारे में यहाँ पर जागरूकता की कमी हो रही है और इसी के कारण बुनियादी पहुँच की सुविधाओं में कमी भी यहाँ पर पाई जा रही है। रिपोर्ट में गोवा सरकार के स्वामित्व वाली 50 सार्वजनिक उपयोगिता वेबसाइट्स की भी पहुंच संबंधी जांच की गई और पाया गया कि अधिकांश विकलांग उपयोगकर्ताओं के लिए ये अनुकूल नहीं थे। गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट GIM और CIIYI के एक सर्वेक्षण के अनुसार गोवा में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित अधिकांश ATM, बस स्टैंड और राज्य सरकार की वेबसाइटें विकलांगों के अनुकूल नहीं है। एक बयान में कहा गया है कि 20 स्कूल ने रिपोर्ट का खुलासा किया है, जो राज्य में सार्वजनिक उपयोगिता सुविधाओं पर 7 महीने लंबे सर्वेक्षण और लेखा परीक्षा का परिणाम है। ये रिपोर्ट 20 स्कूल की गिव गोवा पहल का एक हिस्सा है, जिसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यंग इंडियंस CIIYI द्वारा कमीशन किया गया है। V पद्मनाभम, जिन्होंने अन्य प्रोफेसरों के साथ रिपोर्ट का उल्लेख किया, ने कहा है कि ATM ऑडिट में गोवा के ग्रामीण और शहरी हिस्सों में यथाचिक रूप से चुने गए 100 कैश डिस्पेंसिंग कियोस्क शामिल है। निष्कर्षों ने संकेत दिया है कि दोषपूर्ण त्रुटि संदेश या ऑडियो संदेश, ब्रेल संचालित ATM की कमी, अनुचित रैंप डिजाइन और जटिल लेन देन प्रमुख मुद्दे थे। GIM-CII अध्ययन ने सिफारिश की है कि प्रत्येक इलाके में कम से कम एक पूरी तरह से विकलांगों के लिए अनुकूल ATM होना चाहिए। CII की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि गोवा पर्यटन विकास निगम GTDC की वेबसाइट का स्कोर 6.13 था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑडिट ने गोवा पुलिस की वेबसाइट के पुनर्निर्माण और सुव्यवस्थित करने की भी वकालत की है, क्योंकि इसकी अमित्र डिजाइन और अव्यवस्थित सामग्री उन लोगों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है जो दृष्टिबाधित है और संज्ञानात्मक अक्षमता वाले हैं। रिपोर्ट ने गोवा स्वामित्व वाली 50 सार्वजनिक उपयोगिता वेबसाइटों का एक्सेसिबिलिटी ऑडिट भी किया और पाया कि अधिकांश विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल ये नहीं थे। रिपोर्ट के अनुसार अग्नि और आपात सेवाओं तथा नदी नेविगेशन विभागों की आधिकारिक वेबसाइटों में क्रमशः 3.1, 3.8 के स्कोर की सूचना दी, जिससे वे विकलांग व्यक्तियों के लिए 2 सबसे अमित्र वेबसाइट्स बन गई। दोस्तों, खबर नई दिल्ली से। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर स्थित अमर विहार में दिल्ली सरकार के SDM एक अवैध जीन्स रंगाई फैक्ट्री में छापे मारने के लिए पहुंचे थे। फैक्ट्री के मालिक दिल्ली पुलिस के हवलदार ने परिवार के साथ मिलकर दृष्टिबाधित SDM और उनकी टीम को बंधक बनाकर हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी है। जानकारी के मुताबिक SDM करावल नगर संजय सौंधी अपनी टीम के साथ अमर विहार करावल नगर पहुंचे थे। उनकी टीम को पता चला कि यहाँ पर अवैध रूप से जीन्स की रंगाई की फैक्ट्री चल रही है। फैक्ट्री का मालिक दिल्ली पुलिस का हवलदार कुलदीप सिंह है और उसका परिवार है। SDM की टीम को देखते ही कुलदीप व उसका परिवार बुरी तरह बौखला गया और उन्होंने SDM संजय सौंधी के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। उनको अंदर बुलाकर बुरी तरह पीटा गया। टीम को जान बचाकर भागना भी भारी पड़ रहा था। इस मामले की सूचना मिलने पर लोकल पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंची। पुलिस ने SDM और उनकी टीम को मुक्त कराया। छानबीन के दौरान पता चला कि आरोपी कुलदीप दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी में तैनात है। घटना के समय उसकी भाभी और भाई जयदीप व अन्य सदस्य घर पर मौजूद थे।
इन सब ने मिलकर एसडीएम टीम को बुरी तरह पीटा। उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी डॉक्टर जॉय टर्की ने बताया कि एसडीएम संजय सोंधी की शिकायत पर हमला करने, बंधक बनाने, सरकारी काम में बाधा और ड्यूटी के दौरान हमला करने का मामला दर्ज किया जा चुका है। इस मामले में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है। जांच के बाद ही तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामले की जांच कर रही है। मारपीट में एसडीएम करावल नगर संजय सोंधी और उनकी टीम के कई लोग जख्मी हो गए हैं। आरोपी ने वर्दी का रौब दिखाकर टीम को देख लेने की धमकी दी है। जख्मी एसडीएम और उनकी टीम के 3 सदस्यों को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन पर उपचार किए गए। बॉलीवुड की मस्त गर्ल रवीना टंडन एक्टिंग के साथ साथ सोशल वर्क में भी काफी एक्टिव रहती है। सोमवार शाम को एक्ट्रेस दिव्यांगों के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई और वहीं सोमवार को एक्ट्रेस ने इवेंट में शामिल होने का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर एक प्यारे से गाने के साथ पोस्ट किया। वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी लोग लाइक कर रहे हैं। वीडियो में रवीना के प्यार दुलार से बच्चे काफी उत्साहित दिख रहे हैं। एक्ट्रेस रवीना टंडन की ओर से सोशल साइट इंस्टाग्राम पर वीडियो के साथ कैप्शन में इवेंट के आयोजकों को धन्यवाद भी दिया गया है। एक्ट्रेस ने लिखा है, स्पाइना बिफिडा फाउंडेशन के इवेंट में जाकर खुशी मिली। अनफिल्टर्ड लव की एक शाम गुजारना काफी आनंदित क्षण था। बच्चों से सम्मानित होना मेरे लिए बहुत खास था। मेरे लाइफ के बेस्ट मूवमेंट में से एक देने के लिए डॉक्टर संतोष करमरकर और मेरे सभी बच्चों को थैंक्स। रवीना टंडन ने ये कहा है कि बच्चे मेरी प्रेरणा और लाइफ का बड़ा अचीवमेंट है। इंस्टाग्राम पर वीडियो के साथ एक्ट्रेस रवीना टंडन ने सचिन जिगर और अरिजीत सिंह द्वारा गाए गए अपना बना ले गाने को भी पोस्ट किया है। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना से हो रही मौत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को 6 मरीजों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया। गुरुवार को राजधानी में कोरोना के 1767 मामले सामने आए हैं। साथ ही 1427 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में संक्रमण की दर 28.6% रही है। मौजूदा समय में कोरोना के 377 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं और इस दौरान 6172 लोगों ने कोरोना की जांच कराई है। इसी के साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या 6046 से ऊपर हो गई है। इनमें से 3643 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली के साथ साथ अब लेते हैं देश भर में कोरोना की स्थिति का जायजा। पिछले एक दिन में कोरोना के 7600 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिनों कोरोना के 9000 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इस लिहाज से कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखी जा रही है। कोरोना के नए मामले पिछले दिनों 10,000 के पार चले गए थे। ऐसे में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने एक बार फिर से सिरदर्दी बढ़ा दी थी। नतीजतन कई राज्यों में मास्क की वापसी भी हो गई थी। भारत में इस समय कोरोना का पॉजिटिविटी दैनिक रेट 3.62% है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5.04 तक पहुंच चुका है। भारत का सक्रिय केस लोड वर्तमान में 61,233 है, जबकि ठीक होने की दर 98.6% हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक पिछले एक दिन में 2,11,029 टेस्ट भी किए गए हैं। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज़ हेडलाइंस एक बार फिर। गोवा का डिसेबिलिटी पैनल चाहता है ग्राम सभा की बैठक में विकलांग लोगों के लिए सुलभ पहुंच। सड़क दुर्घटना में 100% विकलांग हुई स्कूली छात्रा को 1,12,00,000 का मुआवजा देने का आदेश। चेन्नई में पिटाई से विकलांग की मौत। सुनेंगे एनएफबी जॉब अलर्ट। सक्षम ने सहायक प्रौद्योगिकी प्रशिक्षक के पद के लिए आवेदन किए हैं निमंत्रित। समाज कल्याण मंत्री हेखम डिंगो ने किया परिवर्तन केंद्र का उद्घाटन।
मानसिक विकारों पर अधिक खर्च ने 20% भारतीय परिवारों को गरीबी में धकेला, ICMR का अध्ययन। गोवा में अधिकांश ATM, बस स्टैंड राज्य सरकार की वेबसाइटें विकलांगों के लिए नहीं है अनुकूल। छापा मारने गए दिव्यांग SDM को दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने पीटा, जांच की शुरुआत। रवीना टंडन ने दिव्यांग बच्चों के साथ गुजारा समय, बोली थैंक्स फॉर अनफिल्टर्ड लव।